हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की सामान्य शब्दावली। तो सामान्य शब्दावली रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री जब अपने केमिस्ट्री को देखते हैं तो उससे पहले कुछ कॉमन वर्ड अपने को आने चाहिए, ताकि वो कॉमन वर्ड आएंगे तो अपनी केमिस्ट्री को आसानी से समझ पाएंगे। तो अपने देखते हैं केमिस्ट्री में सबसे जो मेन वर्ड जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है परमाणु या एटम। तो केमिस्ट्री अगर अपने पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में अपने को पता होना चाहिए कि एटम या परमाणु क्या है। मतलब केमिस्ट्री का जो बेस है, जो रूट है उसकी, वो क्या है? एटम। तो अपने देखते हैं एटम क्या होता है। सामान्य भाषा में अपनी बात करें एटम की, तो एटम क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? डाल्टन ने। डाल्टन क्या कहता है? परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है। क्या है? परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित अपने नहीं कर सकते, वो परमाणु है। ये डाल्टन ने कहा। लेकिन अपने को आधुनिक परिभाषा देखें तो अपने को पता है परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। अपने को अब पता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो आधुनिक परिभाषा क्या है? आधुनिक परिभाषा देखें परमाणु की क्या होगी? वह है सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं पाया जाता, उसे परमाणु कहते हैं। तो देखो परमाणु क्या है। डाल्टन के हिसाब से अविभाज्य था, लेकिन अब पता है अपने को परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में से अपने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनको अलग कर सकते हैं। तो आधुनिक परिभाषा है वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं पाया जाता, उसे अपने परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है और स्वतंत्र नहीं पाया जाता? क्यों नहीं पाया जाता? देखो साइंस के दो ही वर्ड है, क्यों और कैसे। अगर अपने किसी चीज का क्यों और कैसे पता चल गया तो अपने को साइंस आ गई। तो अपने देखते हैं यह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों लेता है भाग, और स्वतंत्र क्यों नहीं पाया जाता, ये दो चीजें देखेंगे। तो अपने देखते हैं कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है? अपना अष्टक। जैसे अपने आज स्टडी क्यों कर रहे हैं? अपने स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि अपने स्टडी करके अपने को अच्छी जॉब मिल जाए, या अपने को अच्छी आगे जो भी अपना एम है उसको अपने पूरा कर पाए। इसी प्रकार हर एटम का एक टारगेट होता है, हर परमाणु का एक टारगेट होता है कि वो अपने आउटर सेल में, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। मतलब कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस या नाभिक है, ये उसके सेल है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हर परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, लेकिन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो 8 से ज्यादा होंगे या 8 से कम होंगे। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो क्रिया है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना, मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करना या शेयर करना।
दोनों ही क्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसलिए वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र नहीं पाया जाता। तो अपने को इसका आंसर पता चल गया कि वो रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेता है, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और उसके बायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हर परमाणु अपने बायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, लेकिन होते नहीं है, तो उनको पूरा करने के लिए वो भाग लेता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब अपन देखते हैं कुछ एक्सेप्शन में होते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है और रेडोन है। ये जो एटम है ये इनका अष्टक कंप्लीट होता है, ये नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ये एक्सेप्शन में आ गई, अपवाद हो गया एक तरह से इस नियम का कि रासायनिक अभिक्रिया में एटम भाग लेता है, स्वतंत्र नहीं रहता, लेकिन ये स्वतंत्र रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये इनका अष्टक पूरा होता है। ये अपवाद हो गया, बाकी सभी एटम इनको छोड़कर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन को छोड़कर बाकी सभी एटम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अपने देखते हैं, अपने को पता चल गया कि एटम क्या है, एटम सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन फ्री स्टेज में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। कैसे लेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करके या शेयर करके। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो एटम या परमाणु है, अपने देखते हैं, मैं बोलता हूं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एटम कहाँ पाया जाता है, अपने बात करें एटम कहाँ पाया जाता है, तो एटम हर वस्तु में पाया जाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव हर वस्तु में परमाणु पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर वस्तु परमाणु की ही बनी हुई है। परमाणु हर जगह पाया जाता है, सजीवों में भी और निर्जीवों में भी परमाणु पाया जाता है। ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अब अपने देखते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो अपने परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको देखने के लिए अपने देखते हैं, सबसे पहले ये अगर उतारना है तो उतार लो उसको, परमाणु की डेफिनेशन होगी। अब अपने देखते हैं एक एटम या परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपने देखें एक एटम की स्ट्रक्चर या शेप कैसी होती है। एक सर्कल टाइप में एटम होता है जिसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम में 3 चीजें होती है मेन रूप से, और भी होती है, मेसोन पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन अपने जो मेनली बेसिक देखते हैं तो एक एटम के अंदर 3 चीजें होती है। क्या क्या होती है, अपने इन तीनों का स्टडी करेंगे अच्छी तरह से। अपने देखते हैं पहले प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ होते हैं, ये सेंटर में होते हैं, जिसको अपने न्यूक्लियस कहते हैं। और इन दोनों को साथ में दोनों को मिला ले तो उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं, जो न्यूक्लियस या नाभिक में होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अपने इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की किसने की थी, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इस पर पॉजिटिव, इस पर नील, कोई चार्ज नहीं होता, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है पॉजिटिव, अपने प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर होता है 1.609 इंटू 10⁻19 कूलम। इस पर कोई चार्ज नहीं है। और इस पर होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर इक्वल चार्ज होता है। 1.602 इंटू 10⁻19, 1.602 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर इक्वल
चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। तो ये देखो, ये सारा बाहर माइनस है और अंदर कौन सा है, प्लस चार्ज है। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है। अब प्रोटॉन का मास देखें, तो प्रोटॉन पर कितना मास होता है, इसका मास अपने काउंट करें प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक प्रोटॉन का मास है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास देखिए अपने, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो अपने देखते हैं, इधर ये दिख नहीं रहा शायद आपको ना, तो अपने इसके ऊपर लिख देते हैं, इधर दिख नहीं रहा। तो प्रोटॉन मास लिखते हैं अपने, ठीक है, इनका मास है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मतलब ये तो इनका चार्ज हो गया। चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल होता है दोनों पर, और लेकिन अपोजिट होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। अब मास देखें तो मास प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन पर इतना इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है दोनों का, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, 0.003 का डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछे तीनों में से किसका मास ज्यादा है, तो आप किसका लिखोगे, न्यूट्रॉन का। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, लेकिन अगर थोड़ा वो डिफरेंस है तो प्रोटॉन से किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का। और सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, क्योंकि 10⁻31 है और ये 27 है, तो ये मास कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, जिसकी वजह से जो एटम का भार होता है, परमाणु भार, जो परमाणु का भार होगा उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन काउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता। उसका मास बहुत कम है, उसको छोड़ दिया जाता है। वैसे तो इनका भी बहुत कम है, लेकिन इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास काउंट किया जाता है। अब देखो, अगर अपने ये मास किलोग्राम में है, अगर एएमयू में मास निकालें तो कितना आएगा। एएमयू भी ये किलोग्राम यूनिट है, वैसे भी एएमयू एक यूनिट होती है। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको उठा देते हैं। एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अपने देखें एएमयू में कितनी वैल्यू होगी। प्रोटॉन का मास होता है एएमयू में 1.007 और न्यूट्रॉन का होता है 1.008 एएमयू, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 0.005 एएमयू। अब देखो एएमयू किसके बराबर होता है, एएमयू और किलोग्राम में जो रिलेशन है वो देखते हैं अपने। तो 1 किलोग्राम कितने एएमयू के बराबर होता है, या 1 एएमयू इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये 1 एएमयू और किलोग्राम का संबंध है। तो अपना देखो प्रोटॉन, परमाणु, एटम के बारे में देखा। एटम में 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसका जो मास होता है वो ये होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज की वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन इसका मास होता है इतना होता है, और एएमयू में मास इतना होता है।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेगेटिव होता है चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज होता है उसका मास इतना होता है, लेकिन जब परमाणु वाले एटॉमिक मास काउंट करते हैं उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इसलिए उसको अपने छोड़ देते हैं। तो ये एक मोटा मोटा रूप से एक एटम की स्टडी होगी। अब अपने एटम में थोड़ी सी चीज और देखते हैं कि एटम अगर अपने नेचर में बात करें तो सामान्य रूप से एटम कहीं पाया जाता है क्या? स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। जैसे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन गैस की, तो वो क्या है? ये उतार लो, उतारना तो, या स्क्रीनशॉट कर लो इसकी लेनी है।